हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर कि मैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें डेली लाता रहता हूं। और जो है आज का जो मुद्दा है, आज की जो न्यूज़ है या आपका आज का जो करंट अफेयर है, जो कि वेदान सीजीएल और एसएससी सारी एग्ज़ामों के लिए है, जो खासकर यूपीएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उनके लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटी की दृष्टि से। तो जो है हम जानते हैं कि हमारी दिल्ली यानी हमारी जो दिल्ली यूटी है और केंद्र सरकार के बीच जब से आप सरकार आई है तब से काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ होता रहता है, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो उन कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए काफ़ी दिनों से मामला चल रहा है। पहले जैसे 2021 में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें ये बताया गया कि जो है उसमें ये बताया गया, जब एक्ट पारित किया गया कि दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब होता है, कौन सा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का मीन्स है आपका लेफ्टिनेंट जो उपराज्यपाल हैं, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका राज्य। ऐसा एक्ट पारित किया गया था, किसके द्वारा, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि टाइम टू टाइम एक्ट को क्या करती रहती है, एक्ट को पारित करती रहती है। तो वही उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से यानी 9-10 सालों से, पिछले 10 सालों से आपकी ही सरकार लगभग 9-10 सालों से दिल्ली में बनी हुई है लगातार। तो उसको देखते हुए लेकिन कुछ चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट है इसका टॉपिक जो बनेगा वो ये बनेगा। और हाँ, ये जो हम करंट अफेयर ले रहे हैं ये किसी न किसी पेपर को इसका श्रेय जाता है। खासकर हमने आज अमर उजाला उठाया है और आने वाले समय में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और भी जो ग्लोबल टाइम्स, इन सब की न्यूज़ लिया करेंगे। तो ये काफ़ी यूपीएससी के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। और हाँ, ये खबर बताने से पहले मैं ये सभी लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर विजिट करते हैं वो कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, और जिस सब्जेक्ट पर, जिस पर वीडियो चाहते हैं उस पर जो है वीडियो कमेंट करके डालें कि इस पर हमें वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट पर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आज जो ये करंट अफेयर का इशू है और ये पॉलिटी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो इसको हम बताने जा रहे हैं। देखो, तो ऑर्डिनेंस आप जानते ही होंगे कि किसके द्वारा, देखो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसमें किसके द्वारा ऑर्डिनेंस वो होता है। ऑर्डिनेंस आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट है तो 213 213 में ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है कि जब कोई सत्र नहीं होता, यानी सत्र जो सेशन है वो बीएमडब्ल्यू, बजट, मानसून और विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं और दोनों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए इन तीनों सत्रों में। तो जो है बीएमडब्ल्यू यानी बजट, मानसून से जब सत्र नहीं होता और कोई एक्ट पारित करना होता है, लागू करना होता है, तो गवर्नमेंट अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो गवर्नर से कहती है, जो भी उस राज्य का गवर्नर है उससे कहती है कि आप क्या करो, उनकी सलाह पर वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं किसी भी चीज़ पर या जो है। तो उसमें जैसे अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो वो प्रेसिडेंट को 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करती है। लेकिन 123 का जो ऑर्डिनेंस यानी जो जारी किया जाता है, यानी अध्यादेश हिंदी में कहते हैं, जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता। उसे जब मानसून कोई भी सेशन आता है यानी सत्र आता है तो उस सत्र में क्या कर लिया जाता है, पारित कर लिया जाता है और पारित करवा के फिर उसे एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जो मुद्दा है कि देखो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है,
ये मुद्दा ये था ट्रांसफ़र को लेकर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनको ट्रांसफ़र को लेकर कि ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। ये पहले जैसे लेफ्टिनेंट जो हुआ करता थे, लेफ्टिनेंट जो यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हुआ करते थे दिल्ली के, उनके हाथ में होता था, वो भी मंत्री की सलाह पर काम किया करते थे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, फिर दिल्ली एक ऐसा यूटी है कि जहाँ पर केवल 10% ही मंत्री बन सकते हैं, और तो बाकी में 15% कम से कम 15% को मंत्री बनाया जा सकता है। तो जो है अब इस पर एक वो है कि क्या केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस पर स्टे कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? अगर स्टे कर सकते है तो क्या है मामला कि जो दिल्ली थे उसमें दिल्ली में ऑफिसर की पोस्टिंग और कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये सारा का सारा जो उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे वो किया करते थे। और जो है लेकिन इस ट्रांसफ़र को लेकर केंद्र सरकार अपने हाथों में लेना चाहती थी। तो इसको लेकर जो आप गवर्नमेंट है, यानी आपकी जो सरकार है, यानी कि आप में कौन है, आप में के अरविंद केजरीवाल हैं, तो इनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई थी, और जिसमें जो है जो ये कोर्ट है उन्होंने फैसला किसके पक्ष में सुनाया था? जो दिल्ली गवर्नमेंट है इनके पक्ष में फैसला सुनाया, और कहा कि जितने भी ऑफिसर्स हैं या अधिकारी हैं उनको ट्रांसफ़र का अधिकार जो है, ये ट्रांसफ़र या पोस्टिंग, दो चीज़ें, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का अधिकार यानी राइट्स वो दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया जाए। ऐसा किसका कहना था? जो कोर्ट का फैसला आया वो किसके पक्ष में सुनाया? कोर्ट का फैसला जो सुनाया गया वो दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें आया। अब जो है इस पर जब इन्होंने ऐसा किया था, केंद्र सरकार ने जो है दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो ये ऑर्डिनेंस जारी किया है यानी अध्यादेश जारी किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने रिट दायर की तो जो है कि और उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत रोक लगा दी जाए। किसने कहा? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि इस पर रोक लगाई जाए। अब केंद्र सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो यहाँ केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है वो जो है तुरंत का तुरंत उस पर एक तरह कार्रवाई की गई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई, उसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। आइए जानते हैं। अब क्या हुआ, दिल्ली में अफसरों की जो पोस्टिंग हुआ करती थी वो कौन करता था? वो पोस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट किया करते थे। लेकिन जब इन्होंने ऑर्डिनेंस बनाया, किसके तहत, किसने बनाया? ये मिनिस्टर यानी यूनियन मिनिस्टर जो किचन मिनिस्टर होते हैं उनकी सलाह पर, या मेन जो लीडर्स के नेता होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या सेंटर में हैं, उनके उस पर आर्टिकल नंबर 74 के तहत जो है ऑर्डिनेंस जारी किया। किसने? राष्ट्रपति ने। क्योंकि अगर यूनियन में है तो ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है? तो जो है ऑर्डिनेंस जारी करने का काम इन्होंने किया, जो हमारे प्रेसिडेंट थे। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 123 के तहत। इसके बाद क्या हुआ कि जो दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारी थे, ग्रुप ए जानते हैं ना, ग्रुप ए बी सी डी जो आप एग्जाम देते हैं, उसमें ग्रुप ए अधिकारियों और उनके कार्य के लिए उनके खिलाफ अनुशासन के लिए एक जो है एसोसिएशन गठन किया गया या कमेटी गठित की गई, जिसका नाम था राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण। और ये जो है किसने जारी किया? ये यूनियन गवर्नमेंट ने, यानी जो सेंटर में प्रेसिडेंट हैं उन्होंने। अब
इससे क्या हुआ, इससे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो क्या कर दिया, निलंबन हो गया, यानी निष्क्रिय, नॉन एक्टिव हो रहा। तो अब आप जानते हैं कि अगर उसके फैसले में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 13 और 32 इन सब का यूज करके और क्या करती है, वो केंद्र सरकार पर आप 50, 60, 70 यानी 60, 70 इन सब के दशक में देखा करते थे, 70, 80 के दशक में कि किसका यानी जो सेंचुरी थी 1950, 60, 70 किसके किसके बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा था कि कौन एक तरह पावरफुल है, यूनियन गवर्नमेंट और जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी अपना अधिकार समझ लेता है एक्ट बनाने को, तो ऐसा हमारे सोच ऐसा नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री इन लोगों ने कहा कि जो गवर्नमेंट है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रही है, ये जबकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उनका। अब देखिए कितने लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ से लड़ रहे हैं, यानी जो कोर्ट में कितने लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें 2 लोग देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस की को लेकर 2 लोग लड़ रहे हैं, 2 तरह से इन्होंने 2 तरह से लड़ रहे हैं। पहला यह कि इसके खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में। एक तो उनका कहना ये है कि अगर हम लड़ेंगे इनके खिलाफ तो जितने भी अपोनेंट साइड में जितने भी पार्टियां हैं वो हमारा समर्थन करेंगी, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं इस मसले पर समर्थन के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। यानी क्या कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कौन, विपक्षी दल के जो लोग हैं। अब इसमें कौन कौन साथ दे रहा है, नीतीश कुमार यानी बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी तो हैं ही, एनसीपी के चीफ शरद पवार हैं, तमिलनाडु के एमके स्टालिन हैं, ये सभी लोग किसका समर्थन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। देखो जब ये अध्यादेश ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा तो अगला जो आपका सेशन आएगा, यानी आपका कौन सा सेशन, अभी मानसून सेशन जो है, मानसून सेशन के बाद कौन सा सेशन आपका आएगा, विंटर सेशन। तो विंटर सेशन में इसे क्या बना देंगे, एक्ट बना देंगे, ये गवर्नमेंट की रूल है। तो अब देखिए सबसे पहले अब हम जानते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और कौन जारी करता है, यानी कौन लागू करता है, इनेक्ट करता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 123 है उसके तहत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट इसे क्या करते हैं, उनमें बताया गया है कि उनकी पावर क्या है, कैसे वो इसको जारी करते हैं, यानी लागू अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश और ऑर्डिनेंस का उतना ही इफेक्ट होता है जितना कि किसका, जितना कि जो है ऑर्डिनेंस का इफेक्ट उतना ही जितना एक्ट या फिर जो गवर्नमेंट बनाती है रूल उतना ही जो है। अब जो है क्या होता है, ये ऑर्डिनेंस जितना जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है इन्हें कभी भी वापस भी लिया जा सकता है। अगर जो है मान लो कोई काम है वो पूरा हो गया है तो उस समय, लेकिन जब ऑर्डिनेंस लिया जाता है तो जो सिटीजन है उनके जो राइट्स हैं उनको नहीं छीना जा सकता। अब यहाँ जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं उनकी
उनके एडवाइस पर या जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। और ऑर्डिनेंस के लिए ऐसे में ऑर्डिनेंस में पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए होती है। बिना मंजूरी के हम अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। और ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर ही अंदर यानी 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर पारित करवाना होता है। और उसमें अध्यादेश फिर 6 महीने के अंदर, आप जानते ही हैं कि जो पार्लियामेंट्री सेशन है, पार्लियामेंट्री सेशन 6 महीने के भीतर होना ज़रूरी है। तो उसमें और जो राज्यों के गवर्नर होते हैं वो अध्यादेश कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 213 की व्यवस्था है, जिसमें वो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं या जो भी होते हैं, अगर मान लो कोई यूटी है तो यूटी में जो गवर्नर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो लोग जारी करते हैं। बस एक ही कंडीशन रहती है, कंडीशन उसमें विधानसभा का जो सेशन है वो ना चल रहा हो, क्योंकि अगर सेशन चल रहा होगा तो वो अपने आप जो है क्या कर देंगे, उसे लागू कर देंगे, है ना। यानी अगर सेशन चलेगा तो इन्हें ऑर्डिनेंस जारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब सेशन ना चल रहा हो, कंडीशन यही होती है कि जब सेशन ना चल रहा हो तभी ज़रूरत होती है। तो अब देखो एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट हमने बताया कि 50, 60, 70, 80 के दशक में यानी जो 10 ईयर्स होता था उसमें किसके बीच सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उनके बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता था, क्योंकि उस अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए कि हम बड़े पावरफुल हैं वो कहते थे। यानी सुप्रीम कोर्ट उनके एक्ट को ही खारिज कर देती थी, या उनकी जो भी एक्ट बनता था या जो भी रूल बनता था उसको कौन खारिज कर देता था, सुप्रीम कोर्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हमारे केंद्रीय गवर्नमेंट को ये यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार मिला हुआ है पार्ट नंबर 20 में अंडर आर्टिकल 368 के तहत कि वो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें वो उसे ख़त्म कर सकते हैं ऐसा। तो अब यहाँ एक और क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदला जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी खारिज किया जा सकता है। तो संसद के पास क्या है, लॉ बनाने का अधिकार है, राइट्स है, वो भी आर्टिकल नंबर 368 में, जिसमें वो लॉ बनाती है और लॉ बनाकर उसे पारित करवाती है ना। तो संसद के पास कानून बनाकर अदालत के फैसलों को लड़ने की शक्तियाँ हैं। देखो एक चीज़ और है, लेकिन ये 368 के तहत बना तो देते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डायरेक्टली नहीं पलट सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डायरेक्टली नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी होती है फिर। लेकिन ऐसा लगता है कि जो है उन्होंने कानून बनाकर उसे ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ दिल्ली सरकार के बारे में बता रहे हैं हम। देखो दिल्ली गवर्नमेंट के पावर के मसले में कि सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ इनकी सुनवाई कर चुकी है, और वो भी 1991 में। 1991 में जब इनका 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1991 में 239A आर्टिकल नंबर 239 में ये, तब जो है इसे गवर्नमेंट ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 क्या किया, पास किया था। अब इसमें जो है और फिर इसमें इनके जो आप जानते हुए कि जो इनका ये है विधानसभा है, इसमें दिल्ली के कामकाज का ढांचा तैयार किया गया। यानी अब यहाँ जो है जब इनका ढांचा तैयार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच थी जो बैठी, उसने क्या बताया कि जो है जो हमारा डेमोक्रेटिक यानी
क्रिएट्स है और जो पॉलिसी ऑफ यूनियन है उसको बताया था कि जो मूलभूत ढांचा है उसका इन्होंने पार्ट बताया। ठीक, इसमें अब जो है होता क्या है, देखो जो कोर्ट होता है उसका जो जस्टिस आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पर आता है। तो इसमें जो है 1991 में बदलाव से फैसले का असर ख़त्म हो जाएगा या नहीं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है। अभी देखो जो पार्लियामेंट होती है वो ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा संशोधन की जा सकती है कि जिससे उसके बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होता हो। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का अगर उल्लंघन होगा तो क्योंकि जो केशवानंद भारती केस था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर और यही सब तो आया था 1977 और 1976 में जो लागू हुआ था मार्च में। तो अब यहाँ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अब यहाँ जो है जिससे उसके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या हो, उसका उल्लंघन हो। तो जो है देखो अब यहाँ इन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को कंप्लीट स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्या नहीं दिया जा सकता, अगर इन्हें दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, वहाँ यूनियन की पॉलिसी लागू होगी, वहाँ यूनियन की पॉलिसी लागू होगी। अब आगे अगला जो है इसी में तो आते हैं क्या केंद्र सरकार के अध्यादेश को बदल सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब देखो इधर 368 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल रहा है और इधर जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डिनेंस को चेंज कर सकती है। तो आइए जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में कहा था कि जो राष्ट्रपति है उनके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। कौन सा केस था, एक बार फिर से केस को, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, आपके राइटिंग में काम आएगा जब जीएस का पेपर लिखेंगे, जनरल स्टडीज का पेपर लिखेंगे। तो ये केस आप लोग सभी के सभी जितने भी यूपी एससी एस्पिरेंट्स या एसपीएससी वाले आते हैं वो इस केस को लिख लें। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में कहा था कि जो प्रेसिडेंट का जो निर्णय आता है उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, चैलेंज किया जा सकता है। अब इसी बेसिस पर जो है लेकिन ये नहीं कहा गया कि उस पर तुरंत की तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी बेसिस पर यानी आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बेसिस पर अरविंद केजरीवाल ने इसको चैलेंज किया है। देखो कितना अच्छा आपको मैटर मिल गया लिखने के लिए। ऐसा हालांकि ऐसे भी मामले हैं जब राष्ट्रपति की ओर से जारी होने वाले अध्यादेश को चुनौती दी गई, लेकिन ज़्यादातर जो है जो फैसला सुनाया गया ज़्यादातर जो ऑर्डिनेंस देखो कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के पक्ष में ही फैसला सुनाया और राष्ट्रपति के अधिकारों पर सवाल करने से, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लागू किया है वो कहीं ना कहीं अपने देश के हित में होगा। अब एक केस और आता है, इसे भी पहला आरसी कूपर केस था जो 1970 वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा था 1987 का केस, पहला 1970 दूसरा 1987 डीसी वाधवा, ये स्टेट का केस था। ये तो मान लो यूटी और यूनियन ऑफ इंडिया है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का है, ये अरविंद केजरीवाल और बनाम डायरेक्टली कहा जा सकता है बीजेपी, ऐसा कहना है कुछ लोगों का। तो डीसी वाधवा और बनाम वर्सेस बिहार स्टेट के बीच ये बताया गया था कि जो ऑर्डिनेंस है तो वो जो है ऑर्डिनेंस है वो उपयोग कौन जो हमारी पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो करने की आवश्यकता है।
न कि विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के रूप में। तो आज हमने जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ी। आज हमने कई इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी कि क्या क्या पॉलिटी में, ये पॉलिटी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें आर्टिकल नंबर 239A यूज हुआ, 123 ऑर्डिनेंस बाई प्रेसिडेंट, 213 इन स्टेट, 213 ऑर्डिनेंस, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक लागू किया जा सकता है। तो जो है आप लोग ये, हाँ, और ये आरसी कूपर बनाम वर्सेस ऑफ इंडिया केस 1987 का केस, ये सारे अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ये सारे के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये भी बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है, एक बार रिवाइज करवा देते, प्रेसिडेंट हैं उनके जो निर्णय है उस पर, यानी जो ऑर्डिनेंस है उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। तो इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने इसको चैलेंज किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, इसको स्टेट गवर्नमेंट यानी यूटी गवर्नमेंट के फेवर में ये फैसला सुनाया। तो कैसे लगी आज की वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी लोग हमारे चैनल पर विजिट करते हैं वो लोग शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, कि जिससे आने वाले समय में हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं ऑनलाइन आना शुरू कर दूँ। ऑनलाइन आने से ये रहेगी कि आपकी एक निश्चित टाइम पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और निश्चित टाइम पर किसी भी, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो या एसएससी का हो या जीडी का हो, एसएससी जीडी का हो, या कोई भी, अगर आप लोग कहेंगे 50 बच्चे इकट्ठा होकर तो हम वो क्लास शुरू कर देंगे। तो जो है बस, और हमारे चैनल का नाम डायमंड ड्रिल डीडी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।